अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और हम पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक के नाम से बहुत लोग भागते हैं। तो उसकी रीज़न कुछ यूँ है कि ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ही एक कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नहीं दो डेफिनेशंस हैं। ऑर्गेनिक जो लफ्ज़ है ये सिग्निफाइज करता है लाइफ को, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या डिफाइन किया गया, ये है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स obtain या derived from living organisms। वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते थे उनकी स्टडी क्या थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरू में ये डेफिनेशन थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर डिराइव फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। इनकी उन कंपाउंड की स्टडी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बाद में उसकी रीज़न एक थी, बैकग्राउंड में रीज़न ये थी कि साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। लिवाइजर ने सबसे पहले बताया था कि अगर हम एनिमल्स की स्टडी करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं। और अगर हम प्लांट की स्टडी करें तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। सो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड की स्टडी है जो कि एनिमल्स और प्लांट से हासिल किए जा सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में एक रीज़न है और रीज़न ये है कि उस टाइम पे एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जैकब बर्ज़िलियस। जैकब बर्ज़िलियस ने एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, पैदा किए जाने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। और हमारी ज़बान में वो क्या है, रूह है। और वो रूह जो होती है, जो वाइटल फोर्स है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उस वक्त में ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जैकब बर्ज़िलियस की थ्योरी बहुत हद तक जो है वो फेमस थी और ये 19th सेंचुरी में इन्होंने पेश की थी। बट 1828 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोहलर। इन 1828 एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोहलर। वोहलर ने क्या किया, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कर दिया। किया क्या उसने अमोनियम साइनेट, जो कि बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करके दिखा दिया वो भी लैब में। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो बिलीव ये था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उस टाइम पे अमोनिया को किसी ने भी लैब में प्रिपेयर नहीं किया था। इनफैक्ट एसिटिक एसिड और इस तरह के और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते थे। बट फर्स्ट इस साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करके दिखा दिया बाय द यूज ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, यूरिया, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट बाय हीटिंग इट इन द लेबोरेटरी। तो सबसे पहले जब वोहलर ने 1828 में ये काम किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक होगी। अब साइंटिस्ट ये बिलीव करने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कोल्ब। कोल्ब ने क्या किया, कोल्ब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करने की ट्राई की और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में उन्होंने भी प्रिपेयर कर लिया विच वाज एसिटिक एसिड। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये नहीं रही कि स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अब इन कंपाउंड्स को लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। सो फिर स्टडी किया गया डिटेल से, तो पता चला कि इन कंपाउंड में मेजर दो चीज़ें हैं, लाजमी तौर पर हैं। एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। ये दो कंपाउंड एलिमेंट अगर हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर ये दो एलिमेंट नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक नई डेफिनेशन वजूद में आई जो कि डिफाइन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और वो डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन
and hydrogen and their derivatives. ओके जी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है और जिनमें मेजरली क्या चीज़ होगा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये जो कंपाउंड थे ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, इनका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इसको लिखने के कई सारे फार्मूले थे। तो हमने यहाँ पर 4 फार्मूलाज को डिस्कस करना है बेसिकली, जो कि इन कंपाउंड्स को लिखने के लिए यूज़ किए जाते थे और अब भी यूज़ किए जाते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला है? ये ऐसा फार्मूला है जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को भी शो करता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। ये भी बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितनी तादाद में एलिमेंट हैं। सो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें ब्यूटेन का, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ब्यूटेन विल बी C4H10। इसका मतलब ये है कि कार्बन इसमें कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। ये 2 चीज़ें बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला हमें बता रहा है कि इसमें 2 एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरा हमें बता रहा है कि कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बॉन्ड्स नहीं बता रहा, हमें बॉन्ड्स नहीं शो कर रहा कि कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना हुआ है। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या शो करता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बॉन्ड्स को शो करता है कि कितने सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम्स एंड कितने हैं बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ ब्यूटेन के लिए सिंपल मैं फार्मूला लिखूँ तो हमारे पास ये बनता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से इनको लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्यूटेन के लास्ट में ANE आ रहा है और ANE अल्केन के लास्ट में आता है। चैप्टर नंबर 12 में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को शो करता है, किस तरह की अरेंजमेंट है, किस तरह के बॉन्ड हैं, ये सब कुछ शो करता है। नंबर ऑफ बॉन्ड भी शो करता है, आप काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें हाइड्रोजन हो गए। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि अरेंजमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी कंडेंस्ड फार्मूला, जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला की ही सिंपल फॉर्म है। कंडेंस्ड फार्मूला क्या करता है? कंडेंस्ड फार्मूला सिर्फ कार्बन के बॉन्ड को शो करता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो नहीं करता। दिस इज C123H3, ये CH3 है, आगे एक बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, आगे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, आगे ये वाला बॉन्ड और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये कंडेंस फार्मूला सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करता। सो ये थोड़ा सा सिंपल फार्मूला है और इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंडेंस फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इतना यूज़ नहीं होना और स्ट्रक्चर फार्मूला भी इतना यूज़ नहीं होना, ज़्यादा यूज़ किसका है? कंडेंस फार्मूला का। और नेक्स्ट वन इन द लास्ट हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बेसिकली एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। चलें दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास जो भी बॉन्ड होता है उसमें उस बॉन्ड के अंदर हुआ करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये कहता है कि उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को आप शो कर दें डॉट के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को शो कर दें क्रॉस के साथ। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने शो कर देना है डॉट के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपने शो कर देना है क्रॉस के साथ। ये बताता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला सिंपली। यहाँ पर ये देखें, ये क्रॉस से, इसका क्रॉस से और ये भी क्रॉस से, और बाकी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका डॉट से, इसका ये इलेक्ट्रॉन भी डॉट से और इसका ये इलेक्ट्रॉन भी डॉट से। और यहाँ पर देखें तो आपने क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के डॉट से शो करने हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर देने हैं। ओके जी, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जगह अगर एक बॉन्ड में एक जगह डॉट से शो कर रहे हैं, दूसरी जगह लाजमी तौर पर क्रॉस से शो करना है। मुझे पता है यहाँ पर कार्बन है लेकिन फिर भी कार्बन का क्रॉस से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इस साइड पे कार्बन का डॉट से शो कर चुके हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, कार्बन का डॉट से शो कर देना है और हाइड्रोजन का क्रॉस से शो कर देना है। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो बस जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, रिवर्स भी किया जा सकता है। बट ये बात याद रखनी है कि एक बॉन्ड पेयर में दोनों डॉट शो नहीं कर सकते आप और दोनों क्रॉस भी शो नहीं कर सकते। एक क्रॉस शो करेंगे तो एक
डॉट शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, एक क्रॉस शो कर रहा हूँ मैं और एक डॉट शो कर रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है, इसको लिखना बड़ा आसान है। आप इस साइड से शुरू कर दें या इस साइड से शुरू कर दें। एक को डॉट से शो करना है, दूसरे को क्रॉस से शो करना है। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आप उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और स्ट्रक्चरल फार्मूला आप उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है 4 कार्बन है और ये नहीं मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। 4 कार्बन बना दिए, सब में सिंगल बॉन्ड बना दिया और 10 हाइड्रोजन आपने उसमें लगाने थे, वो आपने लगा दिया। कंडेंस फार्मूला इसी से बना है कि कार्बन के बॉन्ड रहने दें, हाइड्रोजन के बॉन्ड खत्म करके उसको कंडेंस करके साथ यूँ लिख दें। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इस स्ट्रक्चर फार्मूला से ही बना है कि स्ट्रक्चर फार्मूला में जो भी बॉन्ड हैं उन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दें। सो अ बॉन्ड रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, one electron will be represented as dot and the other will be represented as electron at cross। ये डॉट एंड क्रॉस भी एक बॉन्ड को शो कर रहा है और ये भी एक बॉन्ड को शो कर रहा है। सो डॉट एंड क्रॉस थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म है इसी स्ट्रक्चर फार्मूला की। सो होप सो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। छोटी सी वीडियो थी, इसमें आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होते हैं और कल हमने इंशाल्लाह इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आई है, इनके टॉपिक क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।